50,000 रुपए साल का इन्वेस्टमेंट का, बस एक ही अमाउंट। लेकिन 20 साल बाद किसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी और कौन सिर्फ सेफ खेलते खेलते बहुत पीछे रह जाएगा। हाँ, मतलब ये एक ऐसा सवाल है ना जो ऊपर से देखने में जितना आसान लगता है, इसके पीछे का विज्ञान उतना ही गहरा है। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, यहाँ बात सिर्फ कुछ नंबर्स को स्प्रेडशीट पर डालने की नहीं हो रही है। बात हो रही है उस बिहेवियरल फाइनेंस की जो अनजाने में ही सही हमारे भविष्य की नींव रखता है। मतलब हम जोखिम को, रिस्क को कैसे देखते हैं, यही हमारी वेल्थ तय करता है। एग्जैक्टली। और यही आज की चर्चा का सबसे रोमांचक पहलू है। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वेल्थ एफएम की आज की इस चर्चा में। मैं हूं पुखराज और मैं हूं गुंजन। और श्रोताओं, आज का हमारा मिशन न बहुत ही स्पष्ट और दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल। आज हम स्रोतों का एक ऐसा डीप डाइव करने वाले हैं जो वित्तीय दुनिया की कई पुरानी धारणाओं को लिटरली तोड़ देगा। मतलब इतनी आसान भाषा में हम बात करेंगे कि आम जनता को भी सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। हाँ, और आज की हमारी जो चर्चा है वो 3 दोस्तों की कहानी पर आधारित है, रवि, सूरज और विवेक। राइट। इन तीनों ने अपने जीवन में इन्वेस्टमेंट के लिए एक ही अमाउंट चुना, यानी वही 50,000 रुपए सालाना। लेकिन उनका नजरिया बिल्कुल अलग था, उनका माइंडसेट अलग था। बिल्कुल अलग था। और इसका जो रिजल्ट 20 साल बाद आता है ना, वो महज कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी फाइनेंशियल केस स्टडी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे अनपैक करते हैं। और दोस्तों, चर्चा इतनी मजेदार होने वाली है कि आप अपनी सीट से बंधे रहेंगे ये जानने के लिए कि आगे क्या होने वाला है। सही कहा। तो शुरुआत करने के लिए ना, ये समझना बहुत जरूरी है कि इन तीनों ने अपना अपना रास्ता क्यों चुना। मतलब जब हम निवेश की बात करते हैं तो अक्सर लोग सिर्फ रिटर्न के पीछे भागते हैं। हाँ, सबको बस प्रॉफिट चाहिए होता है। एग्जैक्टली। लेकिन असल में हर इन्वेस्टमेंट के पीछे इन्वेस्टर की साइकोलॉजी काम कर रही होती है। मतलब उसकी मानसिकता। हम किस चीज से सबसे ज्यादा डरते हैं ना, हाँ। वही हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बन जाती है। ये बहुत बड़ी बात कही आपने। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इमेजिन कीजिए 3 अलग अलग माइंडसेट्स। सबसे पहले बात करते हैं लेफ्ट साइड वाले रास्ते की, जिस पर हमारा पहला दोस्त चल रहा है, रवि। अच्छा। अब रवि एक ऐसा इंसान है जिसे मार्केट के उतार चढ़ाव से बहुत बहुत घबराहट होती है। उसका सीधी सी बात है, उसका फंडा है कि भाई पैसा डूबना नहीं चाहिए। तो रवि ने क्या किया, उसने हर साल अपने 50,000 रुपए चुपचाप LIC जैसे एक पारंपरिक एंडोमेंट प्लान में डालना शुरू कर दिया। उसे सिर्फ और सिर्फ कैपिटल प्रोटेक्शन चाहिए थी, मतलब सेफ्टी। राइट। अगर हम इसे बिहेवियरल फाइनेंस की भाषा में कहें तो रवि लॉस एवर्जन बायस का शिकार है। लॉस एवर्जन बायस मतलब नुकसान से बचने की। हाँ, मतलब इंसानी दिमाग की बनावट ही कुछ ऐसी है ना कि हमें 100 रुपए का फायदा होने पर जितनी खुशी होती है, उससे कहीं ज्यादा दर्द 100 रुपए का नुकसान होने पर होता है। अरे बाप रे, हाँ ये तो ह्यूमन नेचर है। बिल्कुल। तो रवि को अपना मूलधन खोने का इतना डर है कि वो उस डर को मिटाने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। उसे बस ये लगता है कि उसका पैसा एक तिजोरी में बंद है और पूरी तरह सुरक्षित है। सही बात है। और फिर सेंटर में है हमारा दूसरा दोस्त, सूरज। अब सूरज की सोचना रवि से बिल्कुल विपरीत है। सूरज को सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ से मतलब है। अच्छा, अग्रेसिव माइंडसेट। एकदम एग्रेसिव। उसका मानना है कि अगर पैसा तेजी से नहीं बढ़ा तो फिर निवेश करने का फायदा ही क्या। रिस्क को लेकर उसका नजरिया बहुत आक्रामक है। तो सूरज ने क्या किया, उसने बिना कुछ सोचे अपने पूरे के पूरे 50,000 रुपए हर साल एक इक्विटी म्यूचुअल फंड की SIP में डालना शुरू कर दिया। हाँ, सूरज का माइंडसेट भी ना अपने आप में एक दिलचस्प स्टडी है। यहाँ हम ओवर कॉन्फिडेंस या फिर सर्वाइवरशिप बायस देख सकते हैं। सर्वाइवरशिप बायस। हाँ, मतलब सूरज को लगता है कि मार्केट हमेशा उसके पक्ष में ही काम करेगा और लंबी अवधि में सब कुछ ठीक ही रहेगा। वो सिर्फ संभावित मुनाफे को देख रहा है, रास्ते में आने वाले उन गड्ढों को नहीं देख रहा जो उसकी पूरी वित्तीय यात्रा को खत्म कर सकते हैं। उसका पूरा फोकस सिर्फ वेल्थ क्रिएशन पर है। राइट, मतलब वो बस मंजिल देख रहा है, रास्ता नहीं। और फिर राइट साइड पर आता है हमारा तीसरा दोस्त, विवेक। विवेक की अप्रोच ना इन दोनों के बीच का एक रास्ता है।
वो एक बैलेंस लेकर चल रहा है। वो कैसे? विवेक ने अपने 50,000 रुपए को 2 हिस्सों में बांट दिया। उसने 40,000 रुपए की SIP शुरू की और जो बचे हुए 10,000 रुपए थे ना, उससे एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लिया। अरे वाह, ये तो बहुत स्मार्ट मूव है ना? अब अगर मैं इसे क्रिकेट की एक बहुत ही व्यवहारिक एनालॉजी से समझाऊं, तो श्रोताओं, आप ऐसे समझिए कि रवि हमारा वो टेस्ट मैच का खिलाड़ी है जो सिर्फ क्रीज पर टिके रहना चाहता है। हाँ, जो बस विकेट बचा रहा है। बिल्कुल, वो विकेट बचा रहा है, रन चाहे एक भी ना बने, बस आउट नहीं होना है भाई। सही बात है, ये तुलना बहुत सटीक बैठती है। और सूरज अपना T20 का वो विस्फोटक बैट्समैन है जिसे हर बॉल पर बस छक्का ही मारना है। उसे परवाह नहीं है कि कैच आउट होने का रिस्क कितना बड़ा है, उसे बस स्कोरबोर्ड पर तेजी से रन चाहिए। राइट। लेकिन जो विवेक है ना, वो एक वनडे मैच के किसी बहुत ही समझदार कप्तान की तरह खेल रहा है। वो बीच बीच में बाउंड्री लगाकर रन भी बना रहा है, लेकिन उसने अपने विकेट भी बचाकर रखे हुए हैं ताकि अगर कोई मुश्किल ओवर आ जाए तो टीम ऑल आउट ना हो जाए। क्या बात है, इस क्रिकेट एनालॉजी ने ना पूरी तस्वीर एकदम साफ कर दी है। विवेक असल में फिनांस की दुनिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत अपना रहा है जिसे हम हेजिंग कहते हैं। हेजिंग? हाँ, हेजिंग मतलब वो जानता है कि जीवन में अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी सबसे बड़ी सच्चाई है। इसलिए वो सिर्फ रिटर्न के पीछे नहीं भाग रहा, बल्कि इस रिटर्न को कमाने के लिए जो समय चाहिए ना, उस समय को भी सुरक्षित कर रहा है। बिल्कुल। अब आप सोचिए, जब ये 3 अलग-अलग माइंडसेट वाले लोग एक लंबे सफर पर निकलते हैं, तो रास्ते में गणित और भावनाएं कैसे आपस में टकराती होंगी। और ये सफर कोई छोटा मोटा नहीं है दोस्तों, ये पूरे 20 साल का सफर है। 20 साल एक बहुत बहुत बड़ा कालखंड होता है। बहुत लंबा समय होता है। इन 20 सालों में ना कई बार आर्थिक मंदी आती है, बाजार क्रैश होते हैं, महंगाई बढ़ती है और लोगों की निजी जिंदगी में भी कई बड़े बदलाव आते हैं। हाँ, शादियां होती हैं, बच्चे होते हैं, खर्चे बढ़ते हैं। एग्जैक्टली। तो चूंकि तीनों ही दोस्त हर साल अपने अपने तरीके से 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इन 20 सालों में उन तीनों ने अपनी जेब से कुल 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। 10 लाख रुपए का मूलधन ना किसी भी आम इंसान के लिए एक बहुत बड़ी रकम है। जब कोई लगातार 2 दशकों तक अनुशासन के साथ निवेश करता है, तो कंपाउंडिंग और महंगाई दोनों ही बैकग्राउंड में अपना अपना काम कर रहे होते हैं। राइट। अब यहाँ से इस केस स्टडी का सबसे दिलचस्प मोड़ शुरू होता है। 20 साल बाद जब इन तीनों के अकाउंट खुलेंगे, तो किसके फैसले सही साबित होंगे? बिल्कुल। और क्या रवि की वो सेफ्टी सच में उसे सुरक्षित रख पाएगी, या सूरज की एग्रेसिव ग्रोथ सब पर भारी पड़ेगी, या फिर विवेक का वो वनडे मैच वाला बैलेंस सबसे आगे निकलेगा? ये सस्पेंस तो सच में बहुत मजेदार है ना? हाँ। तो इन तीनों दोस्तों के इस रहस्य से पर्दा उठाने से पहले हमारे सभी श्रोताओं के लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट। आप सभी जो ऑफिस जाते हुए, गाड़ी चलाते हुए या अपना रोजमर्रा का काम करते हुए हमें सुन रहे हैं, अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आ रहा है तो वेल्थ FM को फॉलो जरूर करें। हाँ, बिल्कुल। हमारे इस चैनल का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि आप अपना काम करते करते भी इसे सुन सकते हैं और अपनी वेल्थ नॉलेज बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारा नारा है वेल्थ FM, सुनिए, सीखिए, समृद्ध बनिए। बिल्कुल। तो चलिए अपनी चर्चा पर वापस लौटने हैं और सीधे पहुंचते हैं 20 साल बाद। वक्त आ गया है तीनों दोस्तों के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का गहराई से विश्लेषण करने का। अरे, मैं तो लिटरली उन नंबर्स को देखने के लिए उत्सुक हूं। चलिए सबसे पहले रवि का अकाउंट खोलते हैं। चलिए। वही रवि जिसने 20 साल तक बिना किसी रिस्क के हर साल पारंपरिक इंश्योरेंस प्लान में पैसा डाला। हाँ। कुल इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए। हाँ। और 20 साल बाद रवि के अकाउंट में है लगभग 16 से 18 लाख रुपए। अच्छा, 16 से 18 लाख। हाँ, तो अगर ऊपर से देखें तो 10 लाख लगाए और करीब 18 लाख मिले। पैसा तो बढ़ा है और इसे बाजार के क्रैश होने की कोई टेंशन भी नहीं लेनी पड़ी 20 साल तक। ये तो अच्छी बात है ना? देखिए, स्क्रीन पर देखने में ये आंकड़ा बुरा नहीं लगता, लेकिन यहाँ हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण वित्तीय कॉन्सेप्ट को समझना होगा। नॉमिनल रिटर्न बनाम रियल रेट ऑफ रिटर्न। ये दोनों क्या होते हैं? रवि को जो रिटर्न मिला है वो महज 5 या 6% के आसपास का नॉमिनल रिटर्न है, मतलब जो पेपर पर दिख रहा है। अब अगर हम इन 20 सालों की औसत महंगाई दर को देखें, जो भारत में आसानी से 6 से 7% रही है, तो गणित कुछ और ही कहानी कहता है। अरे, इसका मतलब तो ये हुआ कि रवि का पैसा असल में बढ़ा ही नहीं। बिल्कुल नहीं बढ़ा। मतलब अगर महंगाई दर 7% है और रिटर्न 6% मिल रहा है, तो असल में तो वो हर साल 1% गरीब हो रहा है ना। यही तो इस सेफ्टी का सबसे बड़ा भ्रम है।
रवि ने लॉस अवर्जन के चक्कर में अपने पैसे को बाजार के जोखिम से तो बचा लिया, लेकिन वो परचेजिंग पावर यानी क्रय शक्ति के जोखिम का शिकार हो गया। ओह, राइट। मतलब आज से 20 साल पहले जो चीज 1 लाख में आती थी, आज वो शायद 3 या 4 लाख की हो गई है। रवि का 18 लाख रुपए आज उसे वो जीवन शैली नहीं दे सकता जो उसने सोची थी। बिल्कुल नहीं दे सकता। उसने असल में कोई वेल्थ क्रिएट नहीं की, बल्कि अपने पैसे की वैल्यू को महंगाई के हाथों धीरे धीरे खत्म होने दिया। ये तो एक बहुत बड़ा सबक है। मतलब सेफ्टी के नाम पर पैसा डुबाना हो गया है। तो चलिए अब देखते हैं हमारे T20 बैट्समैन सूरज का अकाउंट। हाँ, सूरज का देखते हैं। सूरज ने अपना पूरा पैसा यानी हर साल 50,000 रुपए इक्विटी SIP में डाले, पूरे 10 लाख इन्वेस्ट किए और 20 साल बाद सूरज के अकाउंट में है 36 से 40 लाख रुपए। 36 से 40 लाख? हाँ। क्या बात है। हाँ, अगर हम 12% का एक रूढ़िवादी अनुमान भी लेना तो कंपाउंडिंग के जादू ने अपना काम कर दिया है। 40 लाख रुपए रवि के 18 लाख से दुगने से भी ज्यादा हैं। तो अगर गणित के नजरिए से देखें तो क्या सूरज को इस रेस का स्पष्ट विजेता मान लेना चाहिए? उसने तो रवि से दुगने से भी ज्यादा पैसे बना लिए। देखिए, अगर हम सिर्फ एक्सेल शीट के अंतिम कॉलम को देखें जहां कैश बैलेंस लिखा है, तो सूरज निश्चित रूप से सबसे आगे है। कंपाउंडिंग की ताकत यही है कि शुरुआती सालों में पोर्टफोलियो बहुत धीमे बढ़ता है। हाँ, शुरू में तो कुछ पता ही नहीं चलता। बिल्कुल, लेकिन 15वें या 18वें साल के बाद जो उछाल आता है ना, वो जादुई होता है। लेकिन निवेश की दुनिया केवल कैलकुलेटर तक सीमित नहीं है। राइट। हम इंसानों के जीवन में एक ऐसा वेरिएबल है जिसे हम एक्सेल शीट में नहीं डाल सकते, और वो है समय से पहले मृत्यु यानी प्रीमेच्योर डेथ। ये तो है। तो चलिए अब हमारे तीसरे दोस्त विवेक का अकाउंट खोलते हैं। ठीक है, विवेक का पोर्टफोलियो देखते हैं। विवेक ने 40,000 रुपए SIP में और 10,000 रुपए टर्म लाइफ इंश्योरेंस में डाले थे हर साल। राइट। तो विवेक के पास 20 साल बाद SIP से जो रिटर्न आया है वो है लगभग 29 से 32 लाख रुपए के बीच। अच्छा, 29 से 32 लाख। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक सवाल उठता है। अगर हम सिर्फ कैश बैलेंस देखें तो सूरज के 40 लाख के मुकाबले विवेक के पास 32 लाख रुपए हैं। हाँ। विवेक करीब 8-10 लाख रुपए पीछे रह गया ना। तो क्या सूरज की रणनीति विवेक से बेहतर नहीं थी? इसी बिंदु पर ना हमें इस पूरी केस स्टडी का सबसे अहम हिस्सा समझना है। विवेक के पास 32 लाख का कैश तो है, हाँ, लेकिन उसके पास इसके साथ साथ 1 करोड़ रुपए का लाइफ कवर भी है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये लाइफ कवर सिर्फ 20वें साल में नहीं मिला, ये उस पहले दिन से उसके साथ था जब उसने अपनी पहली 10,000 रुपए की किश्त भरी थी। ओ, ये बात तो है। लेकिन एक मिनट, मैं यहाँ थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। जी बिल्कुल। बहुत से निवेशक ना इस बात पर बहस कर सकते हैं कि विवेक ने हर साल जो 10,000 रुपए प्रीमियम भरा वो 20 साल में 2 लाख रुपए हो गया। अब चूंकि विवेक 20 साल बाद जिंदा है और एकदम स्वस्थ है, तो उसे उस टर्म इंश्योरेंस से 1 रुपया भी वापस नहीं मिलने वाला। हाँ, ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। तो क्या एक तरह से विवेक ने अपने 2 लाख रुपए संक कॉस्ट, मतलब एक तरह से बर्बाद नहीं कर दिए? सूरज ने कम से कम वो पैसा भी निवेश किया और 40 लाख बनाया। देखिए, ये बहुत ही आम और मैं कहूँगी बहुत ही स्वाभाविक सवाल है जो अक्सर निवेशकों को टर्म इंश्योरेंस लेने से रोकता है। लेकिन हमें प्योर रिस्क कवर और मॉर्टैलिटी चार्जेस के विज्ञान को समझना होगा। वो कैसे? टर्म इंश्योरेंस ना कोई निवेश नहीं है, ये एक शुद्ध खर्च है जो आप अपने परिवार की वित्तीय सुरक्षा को आउटसोर्स करने के लिए करते हैं। राइट, आउटसोर्स करने के लिए। ये संक कॉस्ट नहीं है, बल्कि उस मानसिक शांति की कीमत है जो विवेक ने 20 सालों तक महसूस की। इंश्योरेंस का पूरा मॉडल रिस्क पूलिंग पर काम करता है। मतलब लाखों लोग थोड़ा थोड़ा प्रीमियम देते हैं ताकि दुर्भाग्यवश जिन कुछ लोगों के साथ अनहोनी होना, उनके परिवारों को एक बड़ा कवर मिल सके। अच्छा, इसे ऐसे भी देख सकते हैं ना कि अगर 10वें साल में सूरज के साथ कोई अनहोनी हो जाती तो क्या होता? बिल्कुल, क्या होता? सूरज के परिवार को सिर्फ उतना ही पैसा मिलता जितना उस दिन उसकी SIP की वैल्यू होती, शायद 8 या 10 लाख रुपए। क्या उससे उसके परिवार का भविष्य और बच्चों की शिक्षा सुरक्षित हो पाती? बिल्कुल नहीं हो पाती। सूरज की रणनीति में सबसे बड़ी खामी सीक्वेंस ऑफ रिटर्न्स, रिस्क और टाइमिंग की थी। राइट। अगर विपत्ति उस समय आती जब उसका निवेश अपने शुरुआती दौर में था, या मान लीजिए बाजार क्रैश हो रखा था, तो उसका परिवार तो सड़क पर आ जाता। लिटरली सड़क पर आ जाता। उसने रिटर्न तो सबसे ज्यादा जनरेट किया, लेकिन उस रिटर्न को जनरेट करने के लिए जिस समय की जरूरत थी
उसने उस टाइम का इंश्योरेंस नहीं करवाया। बहुत खूब। और रवि ने जो सेफ्टी सोची थी वो भी आधी अधूरी निकली। रवि ने पूरी तरह सेफ्टी तो ली, लेकिन उसकी वेल्थ इन्फ्लेशन यानी महंगाई के सामने टिक नहीं पाई। एग्जैक्टली। और वही विवेक ने इन दोनों खामियों को दूर किया। विवेक ने महज 10,000 रुपए हर साल अपने इंश्योरेंस में डाले। उस 10,000 रुपए ने न उसके परिवार के भविष्य को पहले दिन से सुरक्षित कर दिया। पहले ही दिन से? हाँ, अगर भगवान न करे विवेक को पहले साल में कुछ हो जाता तो भी उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए मिलते। और चूंकि उसने अपने निवेश का बड़ा हिस्सा यानी 40,000 रुपए इक्विटी में रखे, तो उसने एक शानदार ग्रोथ भी हासिल की, करीब 32 लाख रुपए की वेल्थ। ये एक बहुत ही स्पष्ट और गहरी बात है। दोस्तों, श्रोताओं, जरा कल्पना कीजिए, 20 साल बाद जब ये तीनों दोस्त किसी कैफे में चाय पीते हुए मिल रहे होंगे तो उनके बीच क्या बातचीत हो रही होगी। हाँ, ये इमेजिन करना बहुत दिलचस्प है। रवि अपनी चाय पीते हुए एक झूठे संतोष के साथ कह रहा होगा, भाई कम से कम मेरा पैसा सेफ था, मुझे बाजार के गिरने का कभी डर नहीं रहा। और सूरज थोड़ा थोड़ा गर्व से कह रहा होगा, अरे यार सेफ्टी से क्या होता है, मेरा अकाउंट बैलेंस तो देखो, मैंने तो सबसे ज्यादा रिटर्न निकाला है। हाँ, वो तो अपनी ग्रोथ पर ही खुश होगा। बिल्कुल। लेकिन तभी विवेक मुस्कुराते हुए अपनी चाय का कप रखेगा और कहेगा, मेरे पास दोनों हैं दोस्त, मेरे पास 32 लाख की ग्रोथ भी है और पिछले 20 सालों से मेरे परिवार के पास 1 करोड़ की वित्तीय सुरक्षा भी थी। मैंने रिटर्न भी कमाया और हर रात चैन की नींद भी सोई। क्या बात है! इस काल्पनिक बातचीत ने ना इस पूरे विश्लेषण के सार को सामने ला दिया है। मतलब अगर हम फाइनेंस के एक बहुत ही बुनियादी नियम को समझें तो वो ये है कि इंश्योरेंस आपको बचाता है और इन्वेस्टमेंट आपको बढ़ाता है। बिल्कुल, ये कोड तो लिख लेने वाला है, इंश्योरेंस बचाता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाता है। हाँ, और आप इन दोनों को कभी भी एक दूसरे से रिप्लेस नहीं कर सकते। और अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि वो इंश्योरेंस को ही इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं, ठीक हमारे रवि की तरह। वो सोचते हैं कि यार मैंने पॉलिसी ले ली, अब पैसे डबल होके मिलेंगे। और जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं सूरज की तरह, वो सोचते हैं कि मेरे पास तो धीरे धीरे बहुत पैसे इकट्ठा हो रहा है, मुझे अलग से इंश्योरेंस पर पैसा बर्बाद करने की क्या जरूरत है। सही कहा। इसे ना हम शरीर की कार्य प्रणाली के एक उदाहरण से समझते हैं। बताइए। हमारे फाइनेंस के शरीर में इंश्योरेंस हमारे इम्यूनिटी सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली की तरह है, जो हमें भयानक बीमारियों या हादसों से बचाता है। और इन्वेस्टमेंट हमारी मसल्स यानी मांसपेशियों की तरह है, जो हमें ताकत देती हैं और आगे बढ़ने में मदद करती हैं। ओके, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं सिर्फ जिम जाके मसल्स बनाऊंगा लेकिन अपना इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर छोड़ दूंगा। अगर इम्यूनिटी कमजोर है तो एक छोटा सा वायरस भी आपकी सारी मसल्स को किसी काम का नहीं छोड़ेगा। विवेक ने इसी संतुलन को समझा था। ये इम्यूनिटी और मसल्स वाला उदाहरण तो लिटरली बहुत ही प्रभावशाली है। मतलब अगर आप सिर्फ सूरज की तरह सोच रहे हैं तो आप भारी वजन तो उठा रहे हैं जिम में, लेकिन अंदर से आप कमजोर हैं। एक भी दुर्घटना आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। बिल्कुल। और अगर आप रवि की तरह सोच रहे हैं तो आप बस घर पे बैठे हैं इस डर से कि बाहर निकलेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, और इस चक्कर में आपका शरीर कभी मजबूत ही नहीं हो पाता। हाँ, वो बस घर में ही छुपा बैठा है। राइट। और विवेक वो इंसान है जिसने अपना इम्यूनिटी सिस्टम भी मजबूत रखा और जिम जाकर अपनी मसल्स भी बिल्ड की। एग्जैक्टली। यही कारण है कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस को कभी भी एक घाटे का सौदा नहीं मानना चाहिए। मतलब जब हम सब अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हैं तो साल के अंत में कोई क्लेम ना आने पर क्या हम दुखी होते हैं? बिल्कुल नहीं, हम तो खुश होते हैं। हम इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके ये तो नहीं कहते ना कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ, मेरे पैसे वापस करो। हम बल्कि खुश होते हैं कि हम सुरक्षित रहे। टर्म इंश्योरेंस भी बिल्कुल वैसा ही है। ये वो छाता है जो हमने बारिश से बचने के लिए खरीदा है। राइट। अगर 20 साल बारिश नहीं हुई तो छाते को कोसने का कोई मतलब नहीं है। हमें खुश होना चाहिए कि हमने एक स्वस्थ और सुरक्षित जीवन जिया है। सच में आज का ये डीप डाइव हर उस निवेशक की आंखें खोलने वाला है जो अपनी वित्तीय यात्रा के किसी भी मोड़ पर है। 3 दोस्त, निवेश का एक ही अमाउंट, लेकिन तीनों के नतीजे और जीवन में मानसिक शांति का स्तर कितना अलग है। बहुत अलग है। और जो इंसान सबसे सफल निकला वो ना तो बहुत डरपोक था और ना ही बहुत ज्यादा आक्रामक था, वो बस बैलेंस था। और यहाँ मैं हमारे श्रोताओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और नया विचार छोड़ना चाहूंगी जिस पर उन्हें आज विचार करना चाहिए। जी बताइए। हमने 20 साल के सफर की बात तो कर ली, लेकिन सोचिए जब 21वां साल आता है तब क्या होता है? 21वां साल? हाँ, विवेक की उम्र अब 50 या 55 के आसपास है और उसका टर्म इंश्योरेंस तो अब खत्म हो गया है।
अब उसके जीवन का सबसे बड़ा रिस्क समय से पहले मृत्यु नहीं है, बल्कि बहुत लंबा जीना और उसके साथ आने वाले मेडिकल खर्चे हैं। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। क्या इस उम्र में विवेक की इस इम्यूनिटी सिस्टम को एक बड़े अपग्रेड की जरूरत नहीं है? सोचकर देखिए कि इस पूरी रणनीति में हेल्थ इंश्योरेंस किस तरह से फिट बैठता है और रिटायरमेंट के बाद ये बैलेंस कैसे बदलता है। यार, ये तो एक बिल्कुल ही नया नजरिया है। रिटायरमेंट के बाद जब टर्म इंश्योरेंस की जरूरत खत्म हो जाती है, तब हेल्थ इंश्योरेंस उस सेफ्टी नेट की जगह ले लेता है। ये सच में गहराई से सोचने का विषय है कि क्या हमारा लाइफ पोर्टफोलियो हर उम्र के हिसाब से सच में बैलेंस्ड है। बिल्कुल। ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि वित्तीय योजना या फाइनेंशियल प्लानिंग कभी भी एक बार करो और भूल जाओ वाला काम नहीं है। ये समय के साथ इवॉल्व होनी चाहिए। बहुत खूब। तो दोस्तों, श्रोताओं, इस विचार मंथन के बाद हम चाहेंगे कि आप लोग भी अपनी खुद की रणनीति पर विचार करें। अगर आज आपको अपना वित्तीय सफर शुरू करना हो या अपनी मौजूदा रणनीति को बदलना हो, तो आप किसकी अप्रोच अपनाएंगे? रवि की तरह बहुत ज्यादा सुरक्षित, सूरज की तरह अत्यधिक आक्रामक, या विवेक की तरह एकदम संतुलित? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। हमें आपके दृष्टिकोण जानने में बहुत खुशी होगी। और इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपके मन में भी वेल्थ, फाइनेंस या इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई भी समस्या या उलझन है, कोई ऐसा वित्तीय सवाल है जिसका जवाब आप ढूंढ रहे हैं, तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बिल्कुल। वेल्थ एफएम की आने वाली चर्चाओं में हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी उसी समस्या का गहराई से विश्लेषण करें और समाधान लेकर आएं, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ आपको आंकड़ों की जानकारी देना नहीं है, बल्कि आपके वित्तीय माइंडसेट को मजबूत करना है। एग्जैक्टली। निवेश की दुनिया में हमेशा याद रखें, जोखिम और रिटर्न एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सर्वश्रेष्ठ निवेश वो नहीं है जो आपको स्प्रेडशीट पे सबसे बड़ा नंबर दिखाए, बल्कि वो है जो आपको हर हालात में सुकून की नींद दे सके। बहुत ही शानदार बात कही। तो दोस्तों, इसी महत्वपूर्ण विचार के साथ हम श्रोतों के आज के इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। और जाते जाते बस एक ही बात कहूंगा, जो इस पूरी केस स्टडी का निचोड़ है, 50,000 रुपए आपका फ्यूचर बदल सकता है। बस डिसीजन सही होना चाहिए। बिल्कुल, सही निर्णय ही सच्ची वेल्थ है। सुनते रहिए वेल्थ एफएम। नमस्कार।